always be one of the best featherweight of all time, लेकिन अब टाइम है टोपुरिया का and I'm backing Topuria for this one now. Topuria के फेवर में I'm going 60-40 this time. I think कि टोपुरिया उनको टेक आउट कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर ये जो मेंटल बैटल वो खेल रहे हैं कि सिर्फ एक शॉट चाहिए टोपुरिया को, और सेकंड चीज है जो चिन वल्नरेबल है, तो इसकी वजह से चांसेस और टोपुरिया के फेवर में लीन हो जाते हैं. हेलो एंड वेलकम टू द मैजिक मैन पॉड गाइस. इस चैनल का नाम मैजिक मैन पॉड इसलिए है because I predict these things. पिछले UFC 297 के मेन इवेंट शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रेकस डुप्लेसी, जिसमें सारे लोग शॉन स्ट्रिकलैंड को फेवर कर रहे थे, इस चैनल पर हमने प्रेडिक्ट किया था ड्रेकस डुप्लेसी विल विन, और वही हुआ. एंड वंस अगेन जब सारे लोग इलिया टोपुरिया को डिस्क्रेडिट कर रहे थे, ऐसी चीजें कह रहे थे कि ही इज गोइंग टू गेट फ्रॉड चेक्ड, he does not have the skill, he hasn't fought the fighters of that caliber yet, जो कि partially correct था, I'll give you that. लेकिन क्या हुआ? Ilia Topuria proved all his doubters wrong. He followed the Conor McGregor blueprint, और finally result आप सबके सामने था. One of the greatest moment in UFC history in my opinion, hands down. Top 3 moment. अगर कॉनर ऑल्डो को आप अभी भी ऊपर रैंक करते हो because of the originality, because of it being the first time, नंबर 2 स्पॉट पर ये मोमेंट होगा ही होगा. आई नो आप लोगों में से बहुत लोग अलेक्जेंडर वोल्कनॉव्स्की के काफी बड़े फैन थे, और अपने एक लेजेंडरी फैन फेवरेट फाइटर को हारते हुए देखना आसान नहीं होता. इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग. बहुत लोगों ने तो मेरे को ये भी बोला कि दे नॉट वॉच UFC एनीमोर, जो कि सबसे स्टूपिड थिंग है मेरे हिसाब से, बिकॉज चाहे आप किसी के भी फैन हो, इलिया टोपुरिया के या अलेक्जेंडर वोल्कनॉव्स्की के या कॉनर मैकग्रेगर के, what you have to appreciate is this exciting sport, guys. और ये मैं बार बार बोलता हूँ, why we love this sport, why we are a fan of this sport is because its ability to give us these exciting moments. ऐसे moments आपको usually मिलते नहीं है किसी भी fight game में. Boxing को अगर आप ले लो तो boxing आज इतना पॉपुलर इसलिए नहीं रहा बिकॉज इनके फाइट्स काफी बोरिंग होते हैं, रिजल्ट काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं. बट इन MMA we get to see a guy who can talk all the trash in the world, then on the day of reckoning प्रूव भी करते हैं इस बात को. इतने स्पेक्टेकुलर तरीके से प्रूव करते हैं कि पूरी दुनिया देखते रह जाती है कि वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट knockout, what a brilliant moment. So let's quickly get into the round by round analysis of this card. सबसे पहले वोल्कनॉव्स्की टोपुरिया. ऑब्वियसली वोल्कनॉव्स्की ने राउंड शुरू तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया विद अ हेड किक. ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी थी, और मेरे हिसाब से हेड किक इज द अकीलिस हील स्टिल फॉर टोपुरिया, और फ्यूचर में अगर कोई उसके ऊपर कैपिटलाइज कर पाएगा तो दे विल बी एबल टू बीट टोपुरिया. जिस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया was Topuria's homework. हम सबको पता था कि टोपुरिया का वीकनेस जो उनके बॉक्सिंग स्टाइल की वजह से आता है वो है उनका लीड लेग, एंड वोल्कनॉव्स्की इज अ ग्रेट किकर ऑफ द लीड लेग. वो इनसाइड एंड आउटसाइड किक्स अपने हर फाइट पे थ्रो करते थे, लेकिन टोपुरिया ने अपना होमवर्क किया था, एंड एवरी सिंगल टाइम दैट वोल्कनॉव्स्की ट्राइड टू लैंड दैट लेग किक ऑन द लीड लेग, ही काउंटेड विद अ जैब, ही काउंटेड विद अ क्रॉस. उनको सेट नहीं होने दिया अपने लेग किक वाले मोमेंटम. और वोल्क को फर्स्ट राउंड में ही रियलाइज हो गया कि ही हैज गॉट हेवी हैंड्स, जिसने कि उनको थोड़ा कॉन्शियस कर दिया. सेकंड जो सबसे मेन वेपन था उनका जैब, हिज एबिलिटी टू कीप डिस्टेंस विद हिज जैब एंड कीप मूविंग. और अगर आप सिंगुलर जैब्स किसी वेल ट्रेन्ड बॉक्सर के अगेंस्ट मारते हो, एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट काउंटर्ड. वोल्कनॉव्स्की इसके पहले कि वो एडजस्टमेंट कर पाते टू प्ले ऑन द पोजीशन नंबर 3, दैट इज टू काउंटर द काउंटर, उसके पहले ही दैट नॉकआउट ब्लो केम. सेकेंड राउंड में एक जैब के रिप्लाई में ऑफ्स्की को ब्लिट्स करते हुए टोपुरिया अंदर घुसते हैं बॉडी शॉट्स के साथ, और जैसे ही उनका एल्बो थोड़ा सा नीचे आता है, हिज हैंड कम्स अ लिटिल बिट लो, रिएक्टिंग टू द बॉडी शॉट, देयर इज एन एक्सपोजर ऑफ द चिन. 1 इंच का, 1 सेकंड का एक्सपोजर टोपुरिया जैसे एलीट बॉक्सर के लिए काफी होता है. प्रूव्ड इट वंस अगेन, जैसा कि उन्होंने जाई हर्बर्ट के उस फेमस नॉकआउट में किया. एग्जैक्ट सेम थिंग. Hand connects, big right hand on the chin, and down goes Volk like a sack of potatoes. इतना clean और इतना cold knockout को पूरी दुनिया expect नहीं कर रही थी. खुद टोपुरिया भी expect नहीं कर रहे थे. The power of manifestation is real. You just need to keep that belief in yourself, and most importantly आपके पास वो skills होने चाहिए which can back up those beliefs. से वोल्क के लिए फ्यूचर में क्या है, तो वोल्क ने इमीडिएट रीमैच मांगा है because he was such a dominant champion, और उनका हक बनता है कि वो रीमैच उन्हें मिले. मेरे पर्सनल हिसाब से he should not go for an immediate rematch. थोड़ा टाइम उन्हें ऑफ लेना चाहिए अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिकूप एंड रिकवर करने के लिए.
समय देना चाहिए। एक दो फाइट और इलिया का होने दो, स्टडी हिज फाइट्स, उनकी और वीकनेसेस पता चलेंगी अगेंस्ट मोर बेटर ओपोनेंट्स, एंड देन गो फॉर अ रीमैच, देन गो फॉर अ किल। अभी उनके पास वो डेटा पॉइंट बहुत ही कम है। इफ ही गोस फॉर अ सेकंड मैच, सेम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, सेम एग्जैक्ट चीजें हो सकती है। वोल्कनोव्स्की इस फाइट में और क्या कर सकते थे? तो मेरे हिसाब से वोल्कनोव्स्की को इस फाइट में थोड़ा और क्लिंच और थोड़ा और ओपन स्पेस में शूट करना चाहिए था। दैट वुड हैव फोर्स्ड टोपुरिया टू ट्राई टू न्यूट्रलाइज द क्लिंच। और जितनी बार आप अपने हाथों को पम्बलिंग बैटल में एंगेज करते हो, आप उतने देर बॉक्सिंग नहीं कर रहे होते हो। दैट वुड हैव इवेंचुअली फटीग्ड इलिया, दैट वुड हैव इवेंचुअली टायर्ड आउट इलिया, और उतने टाइम में एटलीस्ट वोल्क वुड हैव अ ब्रीदिंग स्पेस, जो कि इलिया उनको स्टैंड अप बैटल में नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ इलिया का फ्यूचर काफी ब्राइट है। रातों रात सुपरस्टार बन गए हैं क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक चैंपियन को बीट किया, काफी डोमिनेंट चैंपियन को बीट किया, और जब पूरा वर्ल्ड एक तरफ उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा था हारने को, तब ये विक्ट्री मिलना उन्हें और बड़ा सुपरस्टार बनाता है, जैसा कि कॉनर ऑल्डो के टाइम बने थे। अगर आप उनका इंस्टाग्राम जाके देखो, सो ही हैज गेन्ड एटलीस्ट 700 to 800,000 फॉलोअर्स विद इन अ डे, एंड आई थिंक कि अभी 1-2 मिलियन और बढ़ेगा उनका फॉलोइंग। रियल मैड्रिड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल क्लब्स इन द वर्ल्ड, इज शेयरिंग हिज pictures congratulating him. Right after the fight, he calls out none other than Conor McGregor, जो कि एक fantastic चीज था, because now everyone wants to see that fight. Ilia versus Conor कैसा होगा? So I think Ilia के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उस फाइट में, especially due to his grappling background, और हमें पता है कि कॉनर जब भी किसी ग्रैपलर के साथ फेस करते हैं तो how he melts down within 1 or 2 rounds. अगर ग्रैपलिंग को छोड़ भी दे तो स्ट्राइकिंग में आई फील इलिया के पास ज़्यादा एडवांटेज है, बिकॉज ही हैज़ दैट प्रेसिजन जिसके लिए कॉनर एक टाइम में जान जाते थे, और कॉनर अब उतने प्रिसाइज हैं कि नहीं है, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ डाउट नाउ। उनके पिछले पास्ट फ्यू परफॉर्मेंसेस में हमें वो शार्पनेस देखने को नहीं मिली है। द लास्ट टाइम कॉनर वन was back in 2018, I guess, against Cowboy Cerrone. If he does not take the fight, he looks like Conor is running. And if the fight happens, red panty night, baby. एक और चीज जो मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल लगी इस फाइट की, कि हाउ अ मैन कैन क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। चाहे आप कॉनर के फैन हो या नहीं हो, आई डोंट केयर, बट इमेजिन अ गाय लाइक टोपुरिया हु इज फाइटिंग इन द स्मॉलर लीग्स, हु इज 18 year old, अपना प्रो एमएमए डेब्यू कर रहे हैं, ही इज वॉचिंग कॉनर परफॉर्म एट हिज पीक इन 2016, और इस तरह से प्रेड करके, एंड ही गोज इन हिज माइंड लाइक, जब मेरे को मौका मिलेगा, आई विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, आई विल बिकम अ चैंपियन एज वेल। नॉट ओनली विन योरसेल्फ, लेकिन आप इतने सारे लोगों को एम्पावर करते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड टू अचीव देयर ड्रीम्स, टू चेस देयर ड्रीम्स। इस रात की जो दूसरी सबसे इंप्रेसिव फाइट थी वो थी नन अदर देन मेराब दविशवली वर्सेस हेनरी सहुडो। एंड गाइस, मेराब ने जो परफॉर्मेंस दिया है उस रात, I think it should scare everyone in the bantamweight division. And bantamweight division एक ऐसा डिवीजन है जो कि पूरे UFC का वन ऑफ द मोस्ट स्टैक डिवीजन है। उसमें किलर्स भरे हुए हैं 1 से लेके रैंक 10 तक, और उस डिवीजन में ऐसा स्टेटमेंट देना हेनरी सऊडो को कंप्लीटली मेंटली ब्रेक करके, आई फील इससे बड़ा और कुछ आप नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि आप लोगों ने पीटर यान वाली फाइट देखी थी, और पीटर यान की फाइट के बाद से अगर आप मेराब में बिलीव नहीं कर रहे थे, तो इस फाइट ने आपको उनका फैन जरूर बना दिया होगा, क्योंकि पीटर यान जैसे बहुत ही वेल राउंडेड फाइटर को अगर मेराब मेंटली ब्रेक कर सकते हैं, फटीग कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन एल्स इन द डिवीजन ही कैन नॉट डू दिस टू। फर्स्ट राउंड में व्हेन इट स्टार्टेड, आई वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड कि मेराब शूट क्यों नहीं कर रहे हैं इमीडिएटली राइट ऑफ द बैट, जैसा कि उनका यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसी चक्कर में हेनरी सऊडो को एक ओपनिंग मिलती है इन विच ही टक्स अ लिटिल बिट एंड देन कम्स अप विद अ लेफ्ट हैंड, बट मेराब फिर जाग जाते हैं एंड ही रियलाइजेस कि लेट्स डू व्हाट आई डू द बेस्ट। मेराब का जो प्रेशर था वो काफी ड्राउनिंग था, लाइक ऐसा लग रहा था कि हेनरी सऊडो हैज नेवर बीन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बिफोर। वो जो फीलिंग आपको 10 राउंड 12 राउंड फाइट करने के बाद 13th राउंड में आती है, वो हेनरी सऊडो वाज फीलिंग इन द सेकंड राउंड इटसेल्फ। जितने भी लोग हेनरी सऊडो को चांस दे रहे थे, इट वाज लाइक ओके, ही विल डिफेंड द टेक डाउन्स एंड देन ही कैन काउंटर बैक विद पंचेस, लेकिन मेराब प्रूव्ड कि दैट काइंड ऑफ फेरोशियस रेसलिंग इज व्हाट मेड खबीब अ मॉन्स्टर। सो मेराब ने सिंगल लेग्स को काफी ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया इस फाइट में। वो हर बार जब भी शूट कर रहे थे, ही वाज गोइंग फॉर अ सिंगल लेग, और सिंगल लेग को यूजुअली और डोमिनेंट बनाकर, जैसे कि हाई सिंगल लेग लेकर वहां से फुट ट्रिप मारकर वो टेक डाउन फिनिश कर रहे थे। एंड समटाइम्स व्हेन ही गॉट अगेंस्ट द केज, तो उसी सिंगल लेग को ही कन्वर्टेड इनटू अ लॉक डबल, जिसमें कि अपने हाथों को लॉक कर लेते हैं वो, विच मेक्स हिम रियली वेरी पावरफुल। और उसके बाद वो क्लासिक मोमेंट हम सब ने देखा जिसमें
हेनरी सऊडो को उठाकर केज की दूसरी तरफ ले जाकर और मार्क जकरबर्ग के सामने पटक देते हैं। हेनरी सऊडो ने पूरे फाइट में इतना बुरा भी नहीं किया, लेकिन ऐसे रेपुटेशन डिस्ट्रॉयर मूव्स जिनको मैं कहता हूँ, या रेपुटेशन मेकर इफ यू आर द गाय एग्जीक्यूटिंग इट, सो ऐसे मूव्स आपको जजेस के सामने, आपको फैंस के सामने वो फाइट इजीली विन करा देते हैं। इट शोज कि आप इतने डोमिनेंट हो कि यू आर पिकिंग योर ओपोनेंट एंड अनदर ह्यूमन बीइंग, अ ग्रोन एस मैन, और उनको आप उठा के एक कोने से दूसरे कोने पे ले जाके और स्लैम कर रहे हो। मेराब के बारे में एक बात मैं अभी I'll put it out right now कि इस डिवीजन में अगर आप मेराब को KO नहीं कर रहे हो, if you are not putting him to sleep, you are not going to win against this guy. This guy is a master of scrambles, he's a master of takedowns, he's a master of reversals. So ग्रैपलिंग में तो आप इनको छूने नहीं वाले हो, चाहे आप कोई भी हो। आप कितना भी टेक डाउन डिफेंस कर लो, आई डोंट केयर, you will get tired defending the takedown, but Mera will not get tired trying to attack with the takedowns. लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि if there is anyone who can take out Merab in this division, who has the ability, who has the knockout power, तो वो है Sugar Sean O'Malley. Costa versus Whittaker. So guys, this was the co-main event of the UFC 298. लेकिन ये जो फाइट थी इसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया। आप कह सकते हो कि हाँ, आई एम अ ग्रैपलिंग बायस गाय, सो जब तक ग्रैपलिंग नहीं होती फाइट में मुझे मज़ा नहीं आता। इट्स पार्शली ट्रू, लेकिन उसके अलावा भी आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कॉस्टा एज अ फाइटर। कॉस्टा इज अ ट्रैश फाइटर हु जस्ट रिलाइज ऑन हिज पावर, और बहुत ही सिंगुलर स्ट्राइक्स फेंकते हैं, जैसे कि ये मिक्स मार्शल आर्ट्स नहीं है बल्कि ये किक बॉक्सिंग फाइट है, और किक बॉक्सिंग फाइट में भी उनका स्किल लेवल उतना हाई नहीं दिखता। इसके पहले कि यू शाउट कि वो अमेजिंग स्पिनिंग हील किक जो उन्होंने मारा था, सो व्हाट अबाउट द हील किक, इट डिड वॉबल विटेकर, बट उसके तुरंत बाद विटेकर वाज बैक टू हिज गेम, इम्प्लीमेंटिंग द गेम प्लान। लेकिन कॉस्टा के दिमाग में आई कांट अंडरस्टैंड कि वो स्विच फ्लिप कब होगा व्हेन ही रियली वांट्स टू फिनिश द फाइट। इस फाइट में भी ही वाज जस्ट लुकिंग टू क्रूज थ्रू आउट एंड देन यू विल लिफ्ट योर हैंड्स कि मैं जीत गया। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग टू वॉच। Whitaker did what he had to do. He was fighting a more bigger looking guy, a physically more bigger guy, जो कि काफी weight cut करके आता है इस division में। He maintained his distance. He had great footwork. उन्होंने evade किया अच्छे से Costa को, और finally he kept jabbing, he kept blitzing in with his jab. जब उस तरफ से कोई counter नहीं आया था, so he just kept earning points after points after points. आई थिंक विटेकर के लिए जो नेक्स्ट फाइट सबसे ज़्यादा मेक सेंस करती है वो शॉन स्ट्रिकलैंड वाली होगी। शॉन स्ट्रिकलैंड को यूएफसी इतना जल्दी रीमैच नहीं देने वाली, बिकॉज ही वाज जस्ट चैंपियन फॉर वन फाइट, सो रीमैच क्लॉज डज नॉट अप्लाई देयर। सो नेक्स्ट बेस्ट फाइट फॉर शॉन स्ट्रिकलैंड इज रॉबर्ट विटेकर, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली यूएफसी डीडीपी वर्सेस इजी को एज अ टाइटल फाइट किसी नेक्स्ट मेन इवेंट के लिए स्केड्यूल करने वाली। डू यू अग्री दैट कि मिडिल वेट डिवीजन इज सो फकिंग बोरिंग राइट नाउ? I mean, look at the names. We have Paulo Costa, we have Jared Cannonier, another guy who is just powerful and does not mix it up. Marvin, another snooze fest of a fighter. Khamzat was a ray of hope इस division में कि अच्छा वो आएंगे, थोड़ा सा तहलका मचाएंगे, but he has been missing due to his health problems or whatever the fuck it is problematic with him. I don't know. I don't understand. So I think middleweight is probably one of the worst division in UFC right now due to the lack of excitement. And talking about lack of excitement, let's talk about the next fight, Geoff Neal versus Ian Gary. Although होना ही चाहिए था, but it was good in retrospect for the fans, क्योंकि अगर हर fight अगर banger after banger होती है तो oof, your heart is pounding, you can get heart attack, you never know. So thank you to these guys for making it a boring fight so that we could relax a little bit. Although he won the fight, ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा look नहीं था, because notice what happened. Geoff Neal at will, he put Gary against the fence. लेकिन वहां से उनका टेक डाउन गेम नॉन एग्जिस्टेंट था. He couldn't even fucking drop down for a double leg. So now, keeping that in mind, imagine what will Shavkat do to this guy. Shavkat उन्हें केज के अगेंस्ट कच्चा चबा जाएंगे. Like just give Shavkat that space, और फिर देखो आप कितनी जल्दी ग्राउंड पे जाते हो, और ग्राउंड पे जाने के बाद I don't even know कि Ian Gary का गेम कैसा है. We have never seen it. Ian Gary definitely lost the hype as well. Throughout the fight week, उनको ज़्यादा भाव नहीं मिला. Nobody asked him a lot of questions. And I think after that wife and the cuck incident, वो खुद भी थोड़ा सा step back करके he's trying to be on the down low. So good for him regarding the personal life. लेकिन professionally, I think उनके गेम में मुझे ऐसा कुछ world beater type का नहीं दिखा जो लोग उनको next Conor McGregor या next big thing
मान रहे थे। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द फाइट, जिससे कि इस फाइट कार्ड का शुरुआत हुआ था। इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बाय एंथनी हर्नांडेस अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इन रोमन कॉपिलॉव। सो रोमन कॉपिलॉव अपने स्ट्राइकिंग के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, और उनका जो टेक डाउन डिफेंस था वो भी काफ़ी डिसेंट मैं कहूँगा था। बट एंथनी हर्नांडेस इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ ग्रैपलर। उनका गैस टैंक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। उनके सारे फाइट्स हमने देखा है, ही पुशेस द पेस, breaks people down, and in a orthodox versus southpaw situation he adopted a great strategy जिसमें कि वो सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऑफ जाकर पंचेस से बॉदर करते हैं कॉपिलॉफ को, और जैसे ही कॉपिलॉफ का हाथ ऊपर आता है he now shoots in with his double leg, और उस डबल लेग का यूज करके ही प्रेस्ड कॉपिलॉव अगेंस्ट द फेंस, और फेंस के अगेंस्ट अपने ग्राइंडिंग स्टाइल से बॉडी लॉक्स के साथ ही जस्ट ब्रोक कॉपिलॉव। सेकेंड राउंड में कॉपिलॉव एक मिस्टेक करते हैं, ही falls down while trying to run away from him, और उसके बाद like a gorilla हर्नांडेस उनके बैक पे चढ़ जाते हैं। कॉपिलॉव आफ्टर डूइंग सम गुड हैंड फाइटिंग ही मेक्स अ फेटल एरर फ्रॉम द बैक। जब भी कोई टर्टल में आपके होता है बैक हुक्स के साथ, यू नेवर वांट टू लिफ्ट योर स्पाइन अप वर्टिकली, क्योंकि इससे आपका नेक एक्सपोज होता है, और कॉपिलॉव ने यही मिस्टेक किया। जैसे ही ये मिस्टेक किया, the RNC was already locked in before you could see. Honorable mention for UFC 298, the fight between Mackenzie Dern and Amanda Lemos. ये usually female fights इतनी exciting नहीं होती, but this fight proved everyone wrong just because of the grit of Mackenzie Dern. Mackenzie Dern का striking it's not that great for UFC level, और इसीलिए हर fight में उन्हें इस problem से face करना पड़ता है against good striker. इस बार भी she gets busted up, but what she lacked in the striking, she made it up with her heart. And using her jiu-jitsu, she started to reverse Amanda Lemos. This fight set the perfect tone for what was to follow. For more such breakdowns in the future, जो कि अभी आने वाली है इस week, I'm going to do one on MFN, जो कि हमारा इंडिया का लोकल फाइट प्रमोशन है, और इसमें कुछ बहुत ही अच्छी फाइट्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। So I'm going to break them down. I'm going to do more breakdown of the UFC 299 card, जो कि 300 से काफी better है. I think it is one of the best card ever put together by Dana White. So props to him for that. Not so much for UFC 300 main event, जो कि बहुत ही trashy है. I mean, इतना लोगों को आप expect करवा के when you give them Jamal Hill as UFC 300 main event, I just don't know what to say. I hope you enjoyed the breakdown, guys. As an MMA coach and student of the game, ये वीडियोस बनाना मेरे लिए एक पैशन वाला काम है. So please support me, like and share the video, subscribe to the channel, help me reach 100k subscribers this year. Thank you for watching. Peace out.